कांग्रेस ने 15 सीटों पर तय किया नाम, पुराने चेहरों पर लगाया दाव। कांग्रेस ने किया जीत का दावा, बोली बीजेपी डूबेगी लुटिया कांग्रेस की। मध्य प्रदेश की 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने 15 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया। ग्वालियर चंबल अंचल की 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इनमें से 9 सीटों पर कांग्रेस ने नाम तय किए हैं, जिसमें दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर, अंबा से सत्यप्रकाश सखवार, गोहद से मेवाराम जाटव, ग्वालियर से सुनील शर्मा, डबरा से सुरेश राजे, भांडेर से फूल सिंह बरैया, करेरा से प्रागीलाल जाटव, बमोरी से कन्हैयालाल अग्रवाल और अशोकनगर से आशा दोहरे का नाम शामिल है। इनमें से हर उम्मीदवार पहले या तो बीजेपी, बीएसपी या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ चुका है। अंबा सीट से कांग्रेस ने सत्यप्रकाश सखवार को उम्मीदवार बनाया है, जो 2013 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2013 में दूसरे नंबर पर बीजेपी थी और कांग्रेस तीसरे नंबर पर। 2018 में सखवार ने फिर बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, मगर वो 2013 का करिश्मा दोहरा नहीं सके और चौथे नंबर पर रहे। दिमनी सीट से रविंद्र सिंह तोमर 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं। 2008 के चुनाव में वो बीजेपी उम्मीदवार से महज 200 वोटों से हार गए थे। उसके बाद बीजेपी में शामिल हो गए। 2013 में बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस में शामिल हुए और चुनाव लड़ा। पहले 200 वोटों से हारे थे, 2013 में 2000 वोटों से हार गए। 2018 में वो चुनाव नहीं लड़े। गोहद सीट से उम्मीदवार मेवाराम जाटव भी बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए नेता हैं। 2008 में मेवाराम ने बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था और तीसरे नंबर पर रहे थे। वहीं 2013 में वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। 2018 में कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। ग्वालियर से उम्मीदवार सुनील शर्मा और प्रद्युम्न सिंह तोमर का 36 का आंकड़ा हमेशा से रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से पहले दोनों सिंधिया समर्थक कहे जाते थे। 2018 में भी उन्होंने कांग्रेस से टिकट मांगा था, मगर मिला प्रद्युम्न को। सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद सुनील शर्मा ने भी कांग्रेस छोड़ी। कांग्रेस ने उन्हें निष्कासित किया था और बाद में त्रुटि बताकर वापसी करवाई। ठाकुर के सामने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस ने जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है। डबरा से उम्मीदवार सुरेश राजे ने 2013 में बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। चुनाव के बाद इमरती देवी के कहने पर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे। 2018 में उन्होंने इमरती देवी के लिए काम किया। सुरेश राजे और इमरती देवी रिश्ते में समधि और समधन है। भांडेर से उम्मीदवार फूल सिंह बरैया एक समय मध्य प्रदेश में बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष थे और उनके नेतृत्व में बीएसपी ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया था, मगर बीएसपी से नाता टूटने के बाद बरैया सियासत में हाशिए पर चले गए। राज्यसभा चुनाव से पहले बरैया ने कांग्रेस का दामन थामा। कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार भी बनाया। बरैया का ग्वालियर चंबल की अनुसूचित जाति वर्ग की सीटों पर अच्छा नेटवर्क माना जाता है। करेरा से उम्मीदवार प्रागीलाल जाटव 2008, 13 और 2018 में बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़े। 2008 में दूसरे नंबर पर रहे, मगर 13 और 18 के चुनाव में तीसरे नंबर पर। बमोरी से उम्मीदवार कन्हैयालाल अग्रवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं और 2008 में चुनाव जीतकर मंत्री भी बने। 2013 में वो चुनाव हारे तो 2018 में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया और वो निर्दलीय चुनाव लड़े, मगर तीसरे नंबर पर रहे। कुछ दिनों पहले अग्रवाल ने कांग्रेस का हाथ थामा। अशोकनगर सीट पर आशा दोहरे ने 2018 में बगावती तेवर अख्तियार करते हुए निर्दलीय नामांकन दाखिल किया था, मगर पार्टी नेताओं की समझाइश पर नाम वापस लिया और पहली बार उपचुनाव के जंग में कूदने वाली है। ग्वालियर चंबल इलाके में चुनाव में जातिगत समीकरण हावी रहते हैं, इसलिए कांग्रेस ने इन 9 सीटों पर सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया है। कांग्रेस का दावा है कि वो इन सीटों पर चुनाव जीतेगी। ये सभी ऐसे नेता हैं जो अपने क्षेत्र से की जनता में पहले से परिचय है उनका और वहाँ पे क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया गया है और ये निश्चित रूप से सभी उम्मीदवार चुनाव जीतने वाले हैं। कांग्रेस ने बाकी जिन 6 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, उसमें विंध्य की अनूपपुर और मध्य क्षेत्र की सांची है और 4 सीटें मालवा और निमाड़ की है। इनमें अनूपपुर से विश्वनाथ सिंह, सांची से मदनलाल चौधरी, आगर मालवा से विपिन वानखेड़े, हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल, नेपानगर से रामकिशन पटेल, सावेर से प्रेमचंद गुड्डू को टिकट मिला है। मालवा में सावेर हॉट सीट है। कांग्रेस से नाराज होकर गुड्डू ने 2018 के पहले बीजेपी ज्वाइन की थी। जब सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी तो गुड्डू कांग्रेस में वापस आ गए। आगर में विपिन वानखेड़े ने 2018 में पहली बार चुनाव लड़ा था, मगर हार गए। वहीं हाट पिपलिया से राजवीर सिंह बघेल के पिता राजेंद्र सिंह बघेल विधायक रह चुके हैं। अनूपपुर में कांग्रेस की सियासत बिसाहू लाल सिंह और विश्वनाथ सिंह के इर्द गिर्द घूमती रही है। अब बिसाहू लाल बीजेपी में है तो विश्वनाथ सिंह को टिकट मिलना तय था।
बीजेपी कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को देखकर अपनी जीत को और पुख्ता बता रही है। क्योंकि जो सूची आई है वो सूची में भारतीय जनता पार्टी की आशाएं, उम्मीद जो जीत की रही है वो और दुगनी चौगनी हुई है। इसमें से कई जगह कई मामलों में आने वाले समय में कांग्रेस को चुनाव से पहले ही गच्चा खाने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चुनाव में जनता गच्चा देगी ही। बहरहाल कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में सोशल इंजीनियरिंग की है तो बाकी सीटों पर भरोसेमंद चेहरों को मौका दिया है। कोशिश कांग्रेस की यही नजर आती है कि किसी भी कीमत पर चुनाव जीता जाए। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो मध्य प्रदेश के उपचुनाव से जुड़ा है। और अब उपचुनाव की तस्वीर इसलिए साफ भी हो गई है कि 15 सीटों पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। और कांग्रेस का फार्मूला बीजेपी के मजबूत संगठन के आगे, क्योंकि ये बात कमलनाथ कहते भी रहे हैं, जो पीसीसी चीफ हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कि हमारी टक्कर बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। तो कांग्रेस को ये मालूम है कि वो बीजेपी के मजबूत संगठन से सीधे भिड़ंत नहीं ले सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी जहां करीब करीब 1 महीने पहले अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कर चुकी है। पहले वर्चुअल रैलीज हुई जब कोरोना का काफ़ी मामला सघन रूप से था, हालांकि अभी भी है, लेकिन अब चीज़ें हम उसको न्यू नॉर्मल मानकर स्वीकार कर रहे हैं। तो बीजेपी ने अब अपनी रैलीज शुरू कर दी हैं, लेकिन कांग्रेस ने अभी भी विधिवत अपनी रैलीज की शुरुआत नहीं की है। और उसकी वजह यही थी कि वो जानती है कांग्रेस कि संगठन के लेवल पर वो बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकती। तो क्या है कांग्रेस का फार्मूला? कांग्रेस का फार्मूला है बीएसपी के उम्मीदवारों को साथ लेकर, बीएसपी और कांग्रेस के वोट बैंक को मिलाकर ग्वालियर चंबल, जो कि बहुजन समाज पार्टी का भी एक वोट बैंक वाली जगह मानी जाती है, वहाँ वो बीएसपी और कांग्रेस के वोट बैंक को मिलाकर चुनौती दे। कितनी कामयाब होगी कांग्रेस, कहना कठिन है, लेकिन एक कोशिश कांग्रेस की है। एक कीमियागिरी करने की उसने कोशिश की है, 2 रसायनों को मिलाने की कोशिश की है, जिसमें बीएसपी के डीएनए वाले नेता हैं और कुछ जगहों पर उसने ख़ासतौर से बमोरी की अगर हम बात करें या फिर सांवेर की हम बात करें, तो सांवेर में तो प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस के ही हैं, लेकिन केएल अग्रवाल, कन्हैयालाल अग्रवाल ज़रूर बीजेपी से आए हैं। और कुछ और सरप्राइज़ भी अभी रुकी है कांग्रेस, तो इसका मतलब है कि अभी कुछ जगह और उसकी बातें चल रही हैं। लेकिन बीजेपी इससे बेपरवाह नज़र आती है और उसका कहना है कि उसकी मुश्किल आसान कर दी है। ये वक्त बताएगा दोनों ही पार्टियों के दावे कितने खरे साबित होते हैं। लेकिन कांग्रेस ने ये बताने की कोशिश की है कि वो कोशिश कर रही है कि इस चुनाव में अपने कैंडिडेट ऐसे मैदान में उतारे जो बीजेपी के कैंडिडेट्स को चुनौती दें। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं देव श्रीमाली जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और बहुत बेहतर तरीके से वो समझते हैं चीज़ों को। ग्वालियर चंबल की अगर मैं बात करूं, उनका मैं स्वागत करता हूं। भोपाल से हमारे साथ रहेंगे रजनीश अग्रवाल जी, युवा नेता बीजेपी के और प्रवक्ता, बड़ी मजबूती से मोर्चा संभालते हैं। और साथ ही कांग्रेस के सीनियर लीडर और कमलनाथ जी ने जिन पर ग्वालियर में भरोसा किया और ग्वालियर की कमान उनको 1.5 महीने से सौंप रखी है, के मिश्रा जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और इंदौर से पीयूष पारे जी हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे साथी हैं, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। पारे साहब, एक छोटी टिप्पणी, मालवा में जिस तरह से सीट्स आई हैं, आगर मालवा की बात करें या फिर हाट पिपलिया की बात करें, कभी दीपक जोशी के काफ़ी क्लोज माने जाते हैं जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, किस तरह से देखा जा रहा है? आपकी बात भी हुई होगी बीजेपी कांग्रेस के सीनियर लीडर से। एक बहुत छोटी टिप्पणी, वक्त कम है मेरे पास, मेहमान आज ज़्यादा हैं और हमारी कोशिश है कि हम गागर में सागर जैसा कुछ निकाल सकें। जी बताइए जल्दी। जी बिल्कुल। देखिए शरद जी, जिस तरह से आपने कहा कि बड़ा कश्मकश वाला ये चुनाव है, लिहाजा जिन 4 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों का ऐलान हुआ है, जो अगर जो है मालवा निमाड़ की है, उनमें अगर मालवा की सीट है, नेपा नगर की सीट है, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाट पिपलिया के, और साथ तौर पर सांवेर जो बड़ी हॉट सीट अभी भी बनी हुई है, इन चारों सीटों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने फॉर्मूला यही अपनाया है कि एक ऐसे नेता, ऐसे उम्मीदवार का यहाँ पर चयन किया जाए
जो जमीनी तौर पर कहीं न कहीं कांग्रेस से जुड़ा हुआ हो। सर्वे में जो सिंगल नाम गए थे उन्हीं चेहरों पर कहीं न कहीं यहाँ पर मोहर लगाई गई है। अब जिस तरीके के समीकरण यहाँ पर बन रहे हैं, क्योंकि मुकाबला उन्हीं पुराने चेहरों से है जो पहले कभी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए कहीं न कहीं ये एक बड़ी चुनौती है कि कैसे कहीं न कहीं इस तरह से बीजेपी को यहाँ पर बीजेपी के अंदर खाने से क्या खबर है आपके पास? क्या बीजेपी किस तरह तौल रही है कांग्रेस के इन उम्मीदवारों को? बहुत संक्षेप में अंदर खाने, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपकी कुछ नेताओं से बात हुई है, बीजेपी का क्या मानना है? जी बिल्कुल, जी शरद जी, बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी जो चुनौती है वो यही है कि जैसे हाटपिपलिया के जो समीकरण फिलहाल सामने आ रहे हैं वो ये है कि राजवीर सिंह बघेल के काफी करीबी यहाँ पर दीपक जोशी माने जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता बीजेपी के लिए यहाँ पर बढ़ा रही है। दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो बीजेपी के जो प्रमुख सीटें हैं, मुख्य तौर पर उन सीटों को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी कह रही कि चुनाव आसान है, चाहे वो सांवेर हो या फिर अगर बात हो अगर मालवा की, ये सीटें कहीं ना कहीं बीजेपी बड़ी ही आसानी से कहीं ना कहीं जीतने का दावा कर रही है। बहरहाल दावों में कितना दम है आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अब जब ऐलान हो चुका है तो परसों यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आएंगे और वे कहीं ना कहीं यहाँ पर मालवा और निमाड़ में हुंकार भरेंगे और शंखनाद कहीं न कहीं कांग्रेस की तरफ से करेंगे। चलिए, निगाह बनाकर रखिए, कुछ और अपडेट्स हमारे साथ लेकर आइएगा। चलिए, मैं जल्दी से लगे हाथों देव श्रीमाली जी की एक टिप्पणी लेकर फिर मैं राजनीतिक मेहमानों की तरफ आऊंगा। श्रीमाली साहब, आप किस तरह देखते हैं? आपने इसके पहले जब बात हुई तो आपने कहा कि बीएसपी खनक रही है कांग्रेस की सूची में। क्या ये जो कीमियागिरी या इंजीनियरिंग करने की कोशिश कांग्रेस ने की है, कमलनाथ जी ने की है, क्या लगता है आपको इसके पीछे? क्योंकि मजबूत संगठन से टक्कर लेना आसान नहीं था कांग्रेस के लिए। जी हाँ, देखिए शरद जी, ये तो मैं पहले से ही कहता रहा हूं कि बीजेपी जैसा संगठन कांग्रेस के पास अभी भी नहीं है और आगे भी फिलहाल कोई संभावना नजर नहीं आती, क्योंकि उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, अपना ढांचा है और कार्यकर्ता भी अपने तरह के हैं। ये बात दूसरी है कि इस चुनाव में वो संगठन कैसे काम करेगा, कार्यकर्ताओं में सामंजस्य बैठेगा नहीं बैठेगा, क्योंकि कांग्रेस के उन उम्मीदवारों का प्रचार उनको करना है जिनके खिलाफ वो बरसों से लड़ते चले आ रहे हैं, निजी स्तर पर और सार्वजनिक स्तर पर, आरोपों के स्तर पर, जिन पर 15 महीने में भ्रष्टाचार के आरोप वो लगाते रहे हैं, सीधे सीधे उन्हीं लोगों के समर्थन में प्रचार करना है। अब अगर हम केवल प्रत्याशियों की बात करेंगे ना, तो प्रत्याशियों में मुझे लगता है कि दो फॉर्मूले कमलनाथ जी ने या जो कांग्रेस के निर्णय करने वाले आदमी उन्होंने अप्लाई किए हैं। पहला है कि बहुजन समाज पार्टी के वोट को कैसे शिफ्ट किया जाए जी। तो हर वो कोशिश की गई है कि जो उत्तर प्रदेश से लगी हुई सीमाएं हैं या जहां बहुजन समाज पार्टी का एक कैडर वोट बैंक है, वहां से किसी बड़े बहुजन समाज पार्टी के नेता को उठा के लेके आए, या फिर पहले कभी रह चुका हो जिसका बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पकड़ हो। क्योंकि जैसे भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी भी ग्वालियर चंबल संभाग में कैडर बेस्ड पार्टी है। शिमाली जी, अगर मैं इसको बहुत कम शब्दों में समझना चाहूं तो इंस्टेंट कॉफी की तरह एक फार्मूला तैयार करने की कोशिश की है कांग्रेस ने कि ऐसा नेता लेकर आए जिसका अपना वोट बैंक भी हो, जो उस क्षेत्र से परिचित भी हो, और ऐसा नहीं कि हमको बीजेपी की तरह बहुत प्रचार शक्ति लगानी पड़े, तो खूब नेताओं को बुलाना पड़े। इंस्टेंट कॉफी की तरह डालें, घुल जाए और नतीजा आ जाए तो हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी आए चोखा। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही फार्मूला था जिस पर पिछले 1.5 महीने से ग्वालियर चंबल में काम चल रहा था। मैंने आपके शो में कई बार इसका हिंट भी आपको किया था कि ये कहां से खोज क्या। दूसरा जो फार्मूला है वो है उन कांटों को ढूंढना जिनसे कांटा निकाला जा सके। जी, पहला बीएसपी और दूसरा उन कांटों की तलाश जिनसे कांटे निकाले जा सके। कांटे बीजेपी से ज्यादा और भी दूसरे कांटे हैं पार्टी उनके सामने, उन कांटों को निकालने के लिए उन्होंने जो तलाश की है, जैसा कि केएल अग्रवाल को तलाशा है, जैसा और भी लोग आए हैं तलाश में, रविंद्र सिंह भिड़ौसा आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आता हूं सर, लौटता हूं आपकी तरफ, और भी मेहमान हैं। सुनील शर्मा है। बिल्कुल, मैं लौटता हूं आपकी तरफ, जब तक कुछ और बहुत महत्वपूर्ण हिंट्स आपने हमको कर दिए। रजनी जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी, फिर मैं चलूंगा। ग्वालियर के मिश्रा जी इंतजार कर रहे हैं। माली साहब की बात को ही आगे बढ़ाता हूं। एक तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता विचारधारा से प्रतिबद्ध कार्यकर्ता होता है। वो कार्यकर्ता विचारधारा के प्रति लड़ता है, मरता है, जीता है, आगे बढ़ता है और विचारधारा की विजय सुनिश्चित करने वाला होता है।
और वो ग्वालियर चंबल संभाग में हमारा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ा है, लगा है। और अभी भी मैंने कई बार आपके चैनल पर भी कहा कि जो लोग प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे कार्यकर्ता पर लगा रहे हैं वो शोध और अध्ययन करके रखें आने वाले चुनाव की दृष्टि से। दूसरी बात ये है कि जो कह रहे थे टिकाऊ टिकाऊ टिकाऊ, ये तो काम चलाऊ ले आए। आधे से ज्यादा उम्मीदवार ऐसे हैं जी जो कांग्रेस पे टिकाऊ नहीं रहे। बसपा, भाजपा, कांग्रेस, निर्दलीय ऐसे होते हुए आए हैं। तो टिकाऊ तो इनका कहीं कोई नहीं है। इनकी कैंपेन की जो लाइन थी वो ध्वस्त हुई। तीसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी भी कांग्रेस के भीतर जोर आजमाइश का दौर, गुटबाजी का दौर जोरों पर है। वरना राकेश चौधरी जी का नाम, जिनको लेकर स्वयं दिग्विजय सिंह जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी बयानबाजी कर चुके हैं खुलेआम सरेआम, वो नाम घोषित नहीं हो पाया। सतीश सिकरवार जी का नाम घोषित नहीं हो पाया। जब आप केएल अग्रवाल जी का नाम घोषित कर रहे हो, प्रेमचंद गुड्डू जी का नाम घोषित कर रहे हो, तो वो आप नाम घोषित नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि मामला जोरों पर है। इसलिए मैंने कहा कि इन दोनों तीनों बातों को मिला लिया जाए तो ये कांग्रेस के भीतर समय से पहले इसलिए कर दिया कि जो कुछ है ये है, चल जाए तो ठीक, ना चले तो ठीक। इसलिए मैंने काम चलाऊ कहा है कि न टिकाऊ है न जिताऊ हुए, केवल काम चलाऊ हुए। और इनकी कैंपेन को ध्वस्त करने वाला है जो कैंपेन ये बड़ी जोर शोर से यहाँ पीसीसी से लेकर नीचे तक खड़ी करते थे। उत्तर लेता हूँ, के मिश्रा जी की तरफ चलूंगा। मिश्रा जी, चाइना इस समय सीमा पे खड़ा होकर थोड़ा हमको चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। हालांकि उसको जवाब मिल जाएगा अगर ऐसी हिमाकत करेगा। लेकिन एक कहावत है चाइनीज प्रोडक्ट को लेकर कि चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। तो यही बात रजनीश जी कह रहे हैं कि आपने बिकाऊ टिकाऊ का नारा तो दे रखा है लेकिन काम चलाऊ ले आए और चल गए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। क्या जवाब देंगे आप? ये बीजेपी का कहना है आपके उम्मीदवारों के चयन को लेकर। जी जी शरद जी, देखिएगा जी, दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब जी। जिन्हें हमारे मित्र रजनीश जी ने काम चलाऊ कहा है, मैं बड़ी शिद्दत से उनको कहना चाहूंगा कि यह 15 वो राफेल हैं जो कांग्रेस को महाशक्ति के रूप में पहचान देकर जी भारतीय जनता पार्टी की काम चलाऊ सरकार को ध्वस्त करेंगे। और मैं आज की सोशल इंजीनियरिंग वाली लिस्ट को लेकर माननीय कमलनाथ जी को पहले बधाई दूंगा और उसके बाद अग्रिम शुभकामनाएं दूंगा कि उन्होंने हमारे सरकार बनाने का आधा रास्ता साफ कर दिया है। इससे बेहतर से बेहतर लिस्ट जो माननीय कमलनाथ जी ने पिछले 3-4 महीनों से मैराथन बैठकों के माध्यम से एक मैसेज हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं को दे रहे थे, उन्होंने साबित कर दिया है। और शरद जी, आप साक्षी हैं, मैं भी एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और जब कम से कम मेरी वो आदत है, आप मुझे काफी 2-3 दशक से जानते हैं कि जब मैं कमजोर होता हूं तो इस बात में मुझे कोई संदेह नहीं होता कि मैं कह दूं कमजोर हूं। पर आज मैं जरूर कहना चाहूंगा इस लिस्ट को देखते हुए कि हम सरकार बनाने के मुहाने तक पहुंच गए हैं और माननीय कमलनाथ जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री एक बार फिर काबिज होंगे। जी मिश्रा जी, लेकिन क्या जी रजनीश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं केवल एक बात जो देवश्री माली जी ने कहा और बाद में फिर इंडोर्स करने का काम मिश्रा जी कर रहे हैं। आप इतिहास उठाकर देख लीजिएगा, बहुजन समाज पार्टी का वोट जो विवेचना की माली जी ने, बिल्कुल सही बात है कि कैडर बेस है, प्रतिबद्ध वोट है, वो शिफ्ट नहीं होता। उत्तर प्रदेश में कई प्रयोग हुए हैं जो गठबंधन के, यहाँ तो बहुजन समाज पार्टी उपचुनाव में चुनाव लड़ने वाली है, 8 उम्मीदवार घोषित भी कर चुकी है, बाकी भी करने वाली है। तो ये वोट, अगर वो यही वोट शिफ्ट होता तो फूल सिंह बरैया जी विधानसभा के भीतर रहा करते या लोकसभा में रहा करते। फूल सिंह बरैया जी तो अध्यक्ष रहे और बड़ी जोर शोर से उन्होंने पार्टी चलाई और अभी तक का सबसे बड़ा उनका रिकॉर्ड रहा है बहुजन समाज पार्टी की जीत का। तो वो फिर से पनप नहीं पाए। इसलिए इस वोट को लेकर कि शिफ्ट होकर उन नेताओं के साथ चला जाएगा, कभी गया नहीं। इसलिए मैंने कहा कि ये बड़े उद्देश्य को लेकर चुनाव हो रहे हैं, ये कहीं दूर दूर तक इनका कहीं पता आता नहीं चलेगा। श्रीमाली जी, एक छोटी टिप्पणी आपकी लेकर मैं के मिश्रा जी से भी उसी सवाल का उत्तर चाहूँगा। जो कैंडिडेट लिए हैं वो मूल रूप से कांग्रेस के डीएनए के कैंडिडेट नहीं हैं। तो क्या इस संभावना या इस आशंका को बल नहीं मिलेगा कि चुनाव के बाद नतीजे जो भी हों, अगर ये सफल होते हैं तो उनका कांग्रेस से उस तरह का मन और आत्मा का जुड़ाव नहीं है, तो ये क्या चुनौती कांग्रेस के लिए रहेगी? क्योंकि वो दूध की जली है और ये मौका तो छाछ को भी बहुत
फ्रिज में रख के और माइनस में रख कर पीने का है छाछ को भी, क्या कहेंगे जी? सर डीएनए का नाम लेके डीएनए को कम से कम शर्मिंदा तो मत करो। किस पार्टी का कैंडिडेट डीएनए का है जी? यहाँ तो प्रचार करने भी दूसरे डीएनए के ही लोग आएंगे, तो वो कोई बात नहीं है। इस समय डीएनए का सवाल नहीं है, ठीक है कि नहीं। आया राम गया राम का ख्याल है, इस पे तो चर्चा ही ना की जाए, क्योंकि इधर से भी। लेकिन माली जी, कैंपेन की लाइन खड़ी करने का काम कांग्रेस ने किया था, भाजपा ने नहीं किया। भाजपा तो अपने रीति नीति नेता पर, कांग्रेस टिकाऊ कर रही थी, काम चलाऊ लेके आई में केवल इतना बात। मैं उस पर बात नहीं जा रहा, मैं तो जो उन्होंने डीएनए के कैंडिडेट की बात की थी, तो मुझे मध्य प्रदेश में जो 28 चुनाव होने वाले हैं उनमें कम से कम 26 पर बीजेपी के डीएनए का चुनाव का कैंडिडेट चुनाव नहीं लड़ेगा, ये तय है। कांग्रेस का तो एक आध दो लड़ भी जाएंगे, भले इधर उधर की पार्टी से हो जाके वापस लौट के आ गए हों, और फिर कांग्रेस का कोई डीएनए है या नहीं है ये भी एक अलग बात होती है। लेकिन जहां तक ये सवाल है कि बीएसपी के वोट शिफ्ट होने का, मैं रजनीश जी का थोड़ा सा ध्यान केंद्रित कर देना चाहता हूं। अगर हम पिछले 2 चुनावों के विश्लेषण कर लें, ग्वालियर चंबल संभाग के, जो बहुजन समाज पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्र है, भिंड जिला है, मुरैना जिला है, कुछ सीटें शिवपुरी की हैं, भांडेर सीट है हमारी, है ना। इन सीटों पर हम देखेंगे कि पिछले जो विधानसभा चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी का वोट काफी हद तक शिफ्ट हुआ, और काफी हद का मतलब है 80 से 90% तक शिफ्ट हुआ है। उनका वोट बैंक देखेंगे तो आप समझ लेंगे उसकी स्ट्रेटेजी क्या रही। उसका स्ट्रेटेजी ये रही कि जहां बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीतने की हैसियत वाला था, ऐसा लगा कि बिल्कुल जीत ही रहा है, वहां तो उन्होंने बहुजन समाज पार्टी को वोट दिया जी। लेकिन जहां जीतने वाला कैंडिडेट नहीं था वहां उन्होंने कांग्रेस को वोट दिया, चाहे वो ग्वालियर पूर्व जो बहुजन समाज पार्टी के वोटर्स की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी मानी जाती है। सतीश सिकरवार जैसा ताकतवर उम्मीदवार सिर्फ इसलिए हार गया था कि वो 6 वार्ड जो महत्वपूर्ण वार्ड हैं बहुजन समाज पार्टी के पावरफुल, जहां 6 पार्षद भी रहते हैं और 90% आबादी दलित रहती है जाटव समाज की, वहां सुपड़ा साफ हो गया। भिंड में बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट जीतने की स्थिति में था, तो भारतीय जनता पार्टी का राकेश चौधरी जैसा कैंडिडेट तीसरे नंबर पर चला गया। इतनी बुरी हालत में चला गया क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने इकट्ठा होकर वोट दिया। रामनिवास रावत के खिलाफ जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, बाबूलाल मेवरा, चूंकि बीजेपी का उनका स्ट्रॉन्ग वोट बैंक था पुराना, बाबूलाल मेवरा बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, तो वो रामनिवास रावत चुनाव इसलिए हार गए कि बहुजन समाज पार्टी के वोट उनको मिले नहीं, क्योंकि बाबूलाल मेवरा फाइट में थे। लेकिन जहां नहीं थे वहां पूरा का पूरा वोट, आखिर ग्वालियर विधानसभा में बीएसपी को कितना वोट मिला, कितना वोट मिला? वक्त कम है। आपने शिमाली जी, बिल्कुल आपके साथ ग्वालियर चंबल के अध्याय पर लंबा बैठने की आवश्यकता है और वो आपके साथ बैठेंगे। मिश्रा साहब, बहुत संक्षेप, कम वक्त है मेरे पास, 1-1.5 मिनट में 1 मिनट में अपनी बात रखें जी। के मिश्रा साहब जी। मिश्रा साहब सुन पा रहे हैं आप? देखिएगा जी, बोलिए। देवश्री माली साहब ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है जी। मैं सुन रहा हूँ जी। देवश्री माली साहब ने बड़ा अच्छा विश्लेषण किया है, मगर जितना मैं यहाँ 3 माह में रहकर समझा हूं, वो ट्रेंड जनता का जो सामने आया है वह सीधी तौर पर फिरका परस्त ताकतों को और बिकाऊ माल को खरीदकर अपनी ताकत में संबद्धि करने वालों को ठिकाने लगाने का है। और वो आप और हम देखेंगे, जिसके साक्षी आप होंगे। आई एम फुली कॉन्फिडेंट। चलिए, बीजेपी को भी शुभकामनाएं मिश्रा जी, और आपको यानी कांग्रेस को भी शुभकामनाएं। ये वक्त बताएगा किस तरह की परिस्थितियां बनती हैं। तो एक सोशल इंजीनियरिंग का मॉडल लेकर आगे बढ़ रही है कांग्रेस, और बीजेपी अपने कैडर, अपनी ताकत और अपने चेहरे शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दम पर आश्वस्त है, और उसका कहना है कि कीमियागिरी हो या सोशल इंजीनियरिंग हो, ये काम चलाऊ व्यवस्था है, और काम चलाऊ व्यवस्था टिकती नहीं है। वक्त बताएगा टिकती है कि नहीं टिकती है। तीनों पैनलिस्ट का बहुत धन्यवाद।